हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज का हमारा 8वां लेक्चर में आप सभी लोगों को आईएमपी ऑनलाइन टेस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम गुप्त वंश के विषय में चर्चा करेंगे। हम पिछले वीडियो में पढ़ा था नंद वंश एवं मौर्य वंश, इन दोनों टॉपिक को हमने डिटेल से कवर किया है। जिन्होंने उस क्लास को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर आप लोग उस वीडियो को देखिए, जिससे आप लोगों का बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। आप लोगों को बता दूं कि आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास को पढ़ रहे हैं। एमपी ऑनलाइन टेस्ट आप लोगों को वादा किया है कि अभ्यास बैच के माध्यम से आप लोगों को सफलता को हासिल करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देर नहीं करेंगे। हम आज का हमारा 8वां लेक्चर है। 7 लेक्चर तक हमने अपलोड कर दिया है, तो जाकर प्लीज़ वहाँ पर देखिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए, जिससे ये चैनल हमेशा चलती रहे। गुप्त वंश के इतिहास को समझते हैं कि हमारे मध्य प्रदेश में गुप्त वंश कब यहाँ पर अपना इतिहास जमाया है। तो हम चलते हैं इस टॉपिक पर। गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त, जो कि यह 3री सदी से लेकर के 4वीं शताब्दी में गुप्त वंश जो कि हमारे मध्य प्रदेश में प्रवेश करता है। तो ये मध्य प्रदेश में किस जगह पर प्रवेश करता है गुप्त वंश? तो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में। माना जाता है कि वहाँ पर अनेक छोटे छोटे स्वशासित राज्यों में बटा गया था। यहाँ पर आमिर थे, सनकानिक थे, प्राजुण, काक एवं खरपारिक वंश। ये बहुत सारे वंश जो कि हमारे मालवा क्षेत्र के अंतर्गत रहते थे। उसी में एक हमारे आ जाते हैं गुप्त वंश। तो आपने देखा कि गुप्त वंश के संस्थापक किन्हें माना जाता है। ये प्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के संस्थापक किसे माना जाता है। तो आप लोगों को बताना है कि गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं श्रीगुप्त को। और श्रीगुप्त ने ये गुप्त वंश की स्थापना कब रखी है? तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि 3री से 4वीं सदी के बीच इन्होंने गुप्त वंश की स्थापना की है। और स्थापना किस जगह पर हुई? मालवा में। मालवा जो कि हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत है, सेंट्रल पॉइंट के अंतर्गत हम देखते हैं। मालवा बहुत ही समृद्ध और आर्थिक दृष्टि से एवं औद्योगिक दृष्टि से देखें तो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी स्थान है। वहाँ पर हर एक क्षेत्र की कृषि की जाती है। चलिए, हम कृषि के बारे में नहीं चर्चा करेंगे, औद्योगिक जब क्लास लेंगे तब चर्चा करेंगे। आज का हमारा इतिहास क्लास है, तो हम इस इतिहास के विषय में चर्चा करेंगे। अपने टॉपिक पर नहीं भटकेंगे। तो मालवा में अनेक छोटे छोटे स्वशासित राज्यों में बटा हुआ था। आमिर थे, सनकानिक, प्राजुण, काक, खरपारिक वंश। विदिशा के आसपास भी था। यहाँ के पराक्रमी राजा माने जाते हैं समुद्रगुप्त, जो कि नंद वंश के संस्थापक तो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन सबसे समृद्ध एवं शक्तिशाली राजा के रूप में उभरते हैं समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को आप लोगों ने इतिहास में बहुत ही ज़्यादा पढ़ा होगा, जिसके अंतर्गत समुद्रगुप्त ने विश्व विजेता बनकर भारत आया था। तो उसकी चर्चा हम इतिहास की क्लास में करेंगे, लेकिन जितना पॉइंट हमारे मध्य प्रदेश में है उतना ही चर्चा करेंगे, जिससे हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे। तो समुद्रगुप्त ने मध्य प्रदेश के इतिहास में उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। एरण समुद्रगुप्त के साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। आप लोगों ने एरण के बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। एरण माना जाता है कि सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण एरण से ही पाया गया है। हमारे एमपीपीएससी आयोग ने भी पूछ चुका है कि सती प्रथा का पहला लिखित प्रमाण कहाँ से पाया गया है। तो वहाँ पर आंसर दिया गया था कि एरण से मिला गया। एरण समुद्रगुप्त के साम्राज्य का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। एरिकण प्रदेश, इस नगर में स्वभोग नगर के नाम से पुकारा जाता है। एरिकण प्रदेश को स्वभोग नगर के नाम से पुकारा जाता है। समुद्रगुप्त का शक विजय पश्चिमी मालवा
पश्चिमी मालवा में विस्तृत है। इसका राजधानी उज्जैन है। इन्होंने रुद्रसेन तृतीय को पराजित किया है। जब समुद्रगुप्त जो कि पश्चिमी मालवा में जब प्रवेश करते हैं तो उस समय उन्होंने रुद्रसेन तृतीय राजा को पराजित करते हैं और यहाँ पर सागर में एरण नाम स्मारक का निर्माण करते हैं। सागर में एक जगह है एरण, वहाँ पर एक स्मारक का निर्माण करते हैं। गुप्तकालीन इतिहास कांच नामक शासक के सिक्के विदिशा एवं साकोर से प्राप्त होते हैं। तो ये पॉइंट यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि गुप्त काल में जो कि सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कांच के द्वारा। तो कांच नामक सिक्के प्राप्त किए गए हैं विदिशा के साकोर से प्राप्त किए हैं, साकोर से। अगला शासक आ जाते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। हम मौर्य वंश के बारे में चर्चा किया था पिछले वीडियो में, तब वहाँ हमने बताया था कि चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। उस समय हम चंद्रगुप्त में 3 राजाओं की चर्चा की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली एवं समृद्ध एवं कला प्रदर्शन संगीतमय, ये सभी राजा कला प्रेमी थे। वहाँ पर तो चंद्रगुप्त द्वितीय मौर्य वंश में हमने चंद्रगुप्त के बारे में चर्चा किया था, लेकिन आज की वीडियो में हम चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन माना जाता है पाटलिपुत्र। इसे पाटलिपुत्र का स्वामी कहा गया है। इनका शासन चलते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का 366 से लेकर 67 तक, यानी कहा जाता है 1 वर्ष तक इन्होंने सिंहासन पर बैठा था। इनका शासन जो कि पूर्वी पश्चिमी मालवा तक विस्तृत है। पश्चिमी इलाका हमारे मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र जो कि पश्चिमी और पूर्वी, इन इलाकों पर चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन था। गुप्तकालीन चित्रकला का साक्ष्य यहाँ से बाघ गुफा है जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी तुलना अजंता की गुफा चित्रों से की जाती है। तो एक पॉइंट यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि गुप्त काल की चित्रकला ऐसी कौन सी चित्रकला है जो अजंता की गुफा से तुलना की जाती है। तो हमारे साक्ष्य हैं बाघ की गुफा जो कि धार डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी तुलना अजंता की गुफा चित्रों से की जाती है। गुप्तकालीन अभिलेखों के बारे में चर्चा करते हैं। मंदसौर अभिलेख में यहाँ पर वर्णित है कुमारगुप्त द्वितीय जो कि यह मंदसौर दसपुर में अभिलेख है। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। मंदसौर अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? इसे संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें कुमारगुप्त द्वितीय की चर्चा की गई है। अगला अभिलेख आ जाता है सांची अभिलेख में हरिस्वामिनी द्वारा काकनाद वाट में स्थित आर्य संघ को दान दिए जाने का उल्लेख बताया जाता है। इस सांची अभिलेख में हम हरिस्वामिनी के बारे में चर्चा करते हैं। वहाँ पर काकनाद वाट में स्थित आर्य संघ को दान देने की चर्चा यहाँ पर बताई गई है। उदयगिरी अभिलेख जो कि यह रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। यह शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख यहाँ पर वर्णित है। उदयगिरी अभिलेख रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। शंकर नामक व्यक्ति द्वारा पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित करने का उल्लेख विस्तृत है। अगला अभिलेख आ जाता है तुमैन अभिलेख जो कि अशोकनगर में है, जिसमें कुमारगुप्त को शरद कालीन सूर्य की भांति बताया जाता है।
तुमैन अभिलेख में अशोक नगर स्थित है। अशोक नगर में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताए गए हैं। अगला अभिलेख एरण अभिलेख। एरण अभिलेख बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिलेख है। यहाँ पर दो इम्पोर्टेंट रहस्यों की चर्चा की गई है। पहला रहस्य कि एरण जो कि सागर में है, इसमें हूणों के बारे में चर्चा की गई है कि हूण आक्रमण की जानकारी देता है एरण अभिलेख। और दूसरा देता है सती प्रथा। सती प्रथा का साक्ष्य प्रमाण यहाँ पर लिखा है, मिला है। सबसे पहले हमारे मध्य प्रदेश की सती प्रथा का उल्लेख पाया गया है एरण अभिलेख सागर डिस्ट्रिक्ट से पाए गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर। गुप्तकालीन मंदिर में तिगवा का मंदिर जो कि विष्णु मंदिर है, यह जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। भूमरा का शिव मंदिर नागौद सतना में। पार्वती मंदिर नचना कुठार अजयगढ़ में। बौद्ध मंदिर जो कि सांची रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है। शिव मंदिर खूब नागौद में है। गुप्तोत्तर युग। पहला स्टेप में हमने पढ़ा गुप्त वंश के बारे में। अब हम दूसरे स्टेप में पढ़ते हैं गुप्तोत्तर युग के विषय में। तो गुप्तोत्तर वंश के संस्थापक माने जाते हैं वल्लभी। वल्लभी जो कि यह वल्लभी का मैत्रक वंश। वल्लभी का मैत्रक वंश यह मालवा में स्थित है, जो कि 6वीं सदी से लेकर के 8वीं सदी तक इस वंश का इतिहास देखा गया है, इसका वर्णन मिलता है। अगला वंश आ जाता है मौखरी वंश। मौखरी वंश यह असीरगढ़ पूर्वी निमाड़ में है। 6वीं सदी से 7वीं सदी तक इसका वर्णन मिलता है। अगला वंश आ जाता है वर्धन वंश। वर्धन वंश यह मालवा में स्थित है, बुंदेलखंड में है, महेश्वर तथा नर्मदा तट पर स्थित है। इन जगह पर वर्धन वंश स्थित है। वर्धन वंश जो कि मालवा, बुंदेलखंड, महेश्वर तथा नर्मदा तट पर 7वीं सदी तक इसका ऐतिहासिक वर्णन मिलता है। अगला वंश आता है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश जो कि बैतूल में है, बैतूल मालवा, यह इसका टाइम पीरियड है 7वीं सदी से प्रारंभ होती है और 9वीं सदी तक चलता है। अगला वंश आ जाता है शैल वंश। शैल वंश महाकौशल, ये महाकौशल 8वीं सदी, महाकौशल जो कि रीवा क्षेत्र के अंतर्गत बघेलखंड का इलाका जाता है। अब हम अगले चर्चा करेंगे ओलिकर वंश। ओलिकर वंश के बारे में चर्चा करेंगे कि मालवा की शाखा प्राचीन दसपुर आधुनिक मंदसौर को राजधानी बनाते हैं। ओलिकर वंश प्रथम शासक माने जाते हैं नरवर्मन को। नरवर्मन मालवा नाम देने का श्रेय जो कि ओलिकरों को दिया जाता है। हमने मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र की चर्चा बहुत ज़्यादा किया है, लेकिन हमने चर्चा नहीं किया कि आखिर मालवा की स्थापना किसने की है, किसने नाम दिया है मालवा हमारे मध्य प्रदेश सेंट्रल पॉइंट को। तो मालवा नाम देने का श्रेय जो कि ओलिकरों के द्वारा, ओलिकर वंश ने ही मालवा नाम दिया है। मालवा जो कि अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रसिद्ध शासक। ओलिकर वंश के प्रसिद्ध शासक माने जाते हैं यशोधर्मन को। यशोधर्मन के समय से ही तोरमाण एवं मिहिर कुल के नेतृत्व में हूणों ने मालवा, सागर तथा एरण पर आक्रमण करते हैं। मंदसौर शिलालेख में यशोधर्मन ने जिन्हें जिनेन्द्रनाथ, नराधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि की उपाधि धारण करते हैं। यशोधर्मन ने
मंदसौर शिलालेख में जिनेन्द्र नराधिपति, राजाधिराज, परमेश्वर आदि की उपाधियां धारण करते हैं। अन्य प्रमुख राजा हुए हैं जयवर्धन हैं, सिंहवर्मन तथा नरवर्मन आदि प्रमुख राजा माने जाते हैं गुप्तोत्तर युग के। अगला वंश हो जाता है परिव्राजक वंश। परिव्राजक राजवंश जो कि यह बुंदेलखंड के इलाके पर पश्चिमी सदी से प्रारंभ होती है, 5वीं सदी से लेकर के प्रारंभ होती है। ये पन्ना क्षेत्र में आती है बुंदेलखंड। पांडु राजवंश या कालिंजर राजा उदय इनका शासन था। पांडु राजवंश के अंतर्गत जो कि कालिंजर में है, राजा उदयन का शासन था यहाँ पर। मौखरी वंश या पूर्वी निमाड़ पर स्थित है। असीरगढ़ सरवर्मन का एक ताम्रमुहर लेख प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।